हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। मैं हूं पंकज ओझा और लेकर आ गया हूं ये देखिए आपके लिए वॉरियर्स ड्रिल 32। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। ही इज़ वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स हु ऑफर हिम अ राइड। He is wary of strangers who offer him a ride. What do you mean by wary here? Wary का अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो you have to tell the synonymous word of wary. क्या हो जाएगा? cautious, careless, receptive, anxious. क्या होगा? तो यहाँ wary का I think it is an easy one. तो यहाँ पर cautious हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। wary means careful, cautious. तो स्ट्रेंजर्स जो उसे बाइक पर बैठने के लिए ऑफ़र करते हैं तो वो उनसे बहुत केयरफुल रहता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज़ मोर रिलायबल। ध्यान से पढ़िएगा, इस तरह के क्वेश्चन इन फ्यूचर आप एग्जामिनेशंस में देखेंगे। इंडिया इज़ मोर रिलायबल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनर विच हैज़ नो टेरिटोरियल एम्बिशंस दैट कुड डिसकम्फीट, ध्यान दीजिएगा, देयर नेबर्स। तो ये सेंटेंस को पढ़िए और इसमें डिसकम्फीट जो आया है उसका क्या अर्थ होगा आपको बताना है, इसका सिनोनिम क्या होगा ये बताना है आपको। इंडिया इज़ मोर रिलायबल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनर। कंपेरिजन टू चाइना, इंडिया इज़ मच मोर रिलायबल when it comes to its neighbors which has no territorial ambitions। कोई इस तरह की एम्बिशन भी नहीं है जैसी चाइना की हैं कि अपने मैप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। दैट कुड डिसकम्फीट देयर नेबर्स, इसलिए मुश्किल है कि उसके नेबर्स उससे डिसकम्फीट हों। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिसकम्फीट हियर? टू कन्फ्यूज एंड रिजेक्ट, डिसकंसर्ट, एनकरेज, ए एंड बी। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा, ए एंड बी। देखिए डिसकम्फीट का मतलब होता है किसी को फ्रस्ट्रेट कर देना या कंफ्यूज कर देना या डिसकंसर्ट कर देना, हताश कर देना। तो ये दोनों अर्थ यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब ध्यान में रखिएगा और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए एक एक शब्द जो है वो आपको तैयार होना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ। डिसकम्फीट क्या है? If you are discomfited by something, it causes you to feel slightly embarrassed or confused। अगर कोई भी चीज़ आपको डिसकम्फीट कर रही है तो इट मीन्स आप एम्बेरस्ड हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज है। पहला अर्थ ये हुआ। ओके, ही विल बी पर्टिकुलरली डिसकम्फीटेड बाय द मिनिस्टर्स डिसमिसल ऑफ हिज प्लान। मिनिस्टर के पास अपना प्लान लेके गया, मिनिस्टर ने क्या किया? डिसमिस कर दिया उसके प्लान को। तो वो कैसा फील कर रहा है? ही इज़ फीलिंग डिसकम्फीटेड। आई होप इट इज़ लाउड एंड क्लियर नाउ। ये और एक और वर्ड आया है डिसकम्फीट के सिनोनिमस के रूप में, डिसकंसर्ट। डिसकंसर्ट को भी ध्यान में रख लीजिए। डिसकंसर्ट का मतलब क्या होगा? टू मेक समवन फील सडनली अनसर्टेन एंड वरीड। किसी को एकाएक कोई भी व्यक्ति अनिश्चितता का भाव उसके अंदर आ जाए या वो चिंतित हो जाए तो उसे डिसकंसर्ट कहते हैं। द होल एक्सपीरियंस हैड डिसकंसर्टेड हिम। द होल एक्सपीरियंस, जो पूरा अनुभव था उस जगह का, उससे वो क्या हुआ? थोड़ा सा अनसर्टेन और चिंतित हुआ। तो डिसकंसर्ट इज अ सिनोनिम ऑफ डिसकम्फीट, ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। द न्यू गवर्नमेंट हैज़ येट टू ग्रैपल विद द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। तो जो न्यू गवर्नमेंट है इट हैज़ टू ग्रैपल विद द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। आपको ये बताना है ग्रैपल विद का यहाँ मतलब क्या है। टू ट्राई हार्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन, ये मतलब होगा टू अ प्रॉब्लम। बी इम्यून, अवॉइड, रिलिंक्विश, क्या हो जाएगा आपको बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ग्रैपल विद का मतलब होगा, यहाँ पर जो मतलब है सेंटेंस में, टू ट्राई हार्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। किसी समस्या का समाधान पाने की ज़बरदस्त कोशिश करना। ओके, ये होता है टू ट्राई हार्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ग्रैपल विद का मतलब क्या होगा? किसी समस्या का समाधान ढूंढने का भरसक प्रयास करना, ग्रैपल विद। यहाँ पर ये अर्थ हुआ। ग्रैपल के और अर्थ होते हैं, आइए हम इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, देख लेते हैं। एनीवे यहाँ पर दिया नहीं गया है। देखिए ग्रैपल का अर्थ होता है किसी से हाथापाई या किसी से रेसलिंग करना भी ग्रैपल का एक अर्थ होता है, वो भी ध्यान में रखिएगा।
Let's move on to next question. Trade ties with the eastern economies have grown in volume but asymmetrically. अब ध्यान देना है कि asymmetric का मतलब क्या होता है. आसान है लेकिन आपके लिए टफ हो सकता है if you are not in the habit of रीडिंग और स्टडिंग द वोकैब रेगुलरली. तो आपको आदत डालनी है, वोकैब आपको डेली करनी है और इसी तरह करनी है. ट्रेड टाइज विद द ईस्टर्न इकोनॉमीज़ हैव ग्रोन इन वॉल्यूम. जो ट्रेड टाइज़ हैं देश की वो ईस्टर्न इकोनॉमीज़ के साथ बहुत ज़्यादा हो गई हैं लेकिन एसिमेट्रिकली हैं. एसिमेट्रिकली का मतलब क्या होगा? इक्वली अथॉरिटेटिव, हैविंग टू साइड्स आर हाफ्स दैट आर नॉट द सेम, बी एंड सी. तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो सी जवाब देने वाले सब सही होंगे. मान लीजिए किसी चीज़ के 2 साइड हैं, ओके, लेकिन दोनों सेम नहीं है. एक इतना बड़ा है, एक ये, ओके. अगर ये कैसे हमने कर दिया, एक दूसरा साइड ये हो गया, तो ये क्या होगा? एसिमेट्रिकल है, ओके. या कोई चीज़ ऐसी है, कोई चीज़ ऐसी है, वो भी एसिमेट्रिकल है, बराबर नहीं है ना, इसलिए एसिमेट्रिकल है. तो ध्यान में रखिएगा कि एसिमेट्रिकल का मतलब है कि बराबर नहीं है. Question number 5. A sign under or above a letter to distinguish different values or sounds. A sign under or above a letter. किसी लेटर के ऊपर या किसी लेटर के नीचे एक साइन लगा दिया जाता है, हल्का सा एक चिन्ह लगा दिया जाता है ताकि डिस्टिंग्विश किया जा सके साउंड्स को. मान लीजिए सेम वर्ड है, एक वर्ड में कुछ ऊपर या नीचे कोई साइन लगा हुआ है, एक वर्ड में कोई साइन नहीं लगा हुआ, दोनों का साउंड अलग हो जाएगा, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा दोस्तों, ओके. तो उसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सी यहाँ पर जवाब हो जाएगा. डायक्रिटिक इज़ द राइट आंसर. इसको देख लेते हैं. देखिए, डायक्रिटिक, a sign such as an accent which when written above or below a letter indicates a difference in pronunciation from the same letter when unmarked or differently marked. लेटर सेम है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन ये जो साइन लग जाते हैं ऊपर या नीचे अलग कर देते हैं. और we say a mark written above or below a letter that changes its usual pronunciation. कुछ इस तरह के मार्क लग के यूजुअल प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर देते हैं. एक उदाहरण भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं कैफ़े, कैफ़े में जो ये ऊपर ये यहाँ पर ये लगा हुआ है, इससे ये मतलब है कि हमें कैफ़े को कैसे प्रोनाउंस करना है, एक अलग ढंग से थोड़ा प्रोनाउंस करना है. कहने का मतलब ये जो मार्क्स ये साइन लगे होते हैं ये हमें बताते हैं कि उस लेटर को प्रोनाउंस कैसे करना है और उन्हें क्या बोलेंगे? डायक्रिटिक. चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. द टीचर सेड टू केशव, कांग्रेचुलेशंस, विश यू सक्सेस इन लाइफ. अब इसका क्या होगा? चारों विकल्प आपके सामने हैं, आप बताइए. क्वेश्चन नंबर 6 है, चारों विकल्प हमने आपके सामने रख दिए. क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्ड कीजिए. तो यहाँ पर दोस्तों डी जवाब देने वाले सबके सब सही कंसीडर किए जाएंगे. अब एक बार देख लीजिए, डी ये रहा. द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड केशव एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ. A definite system of naming, especially in classification. Definite system of naming, especially in classification. आप बताइए क्या होगा? Encyclopedia, on nomenclature, bibliography, jurist. क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्ड कीजिए. तो यहाँ nomenclature आपका सही आंसर होगा. डेफिनेट सिस्टम ऑफ नेमिंग, किसी भी चीज़ को नाम देने का जो एक तंत्र है, नाम देने का जो एक सिस्टम है, उसे नॉमेनक्लेचर कहेंगे. बी जवाब देने वाले यहाँ सब के सब सही माने जाएंगे दोस्तों. ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. आप जुड़े हैं वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म से और आपको यहाँ टीजीटी, एलटी ग्रेड और जो बाकी के एग्ज़ाम हैं उनके लिहाज से जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो कराए जा रहे हैं. नॉमेनक्लेचर का यहाँ पे सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, स्पेशली पर्टिकुलर इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड साइंस. व्हेन इट कम्स टू आर्ट्स एंड साइंस, एक नाम देने का सिस्टम होता है. कोई नई चीज़ खोजी गई तो उसको कैसे नाम देंगे, उसका जो सिस्टम होता है उसे कोई क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर. कंफ्यूज नहीं होना और आज के बाद भूलिएगा नहीं आप. अ लाइन, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट
nor was meant to be belongs to T.S. Eliot's poem. So this is a cliche type question, has been asked many times in various examinations. तो आपको तैयार होना चाहिए ये. तो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक में ये बार बार आता है. क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं. Let's move on to next question. Ophelia gives rue flowers to Queen Gertrude and keeps some of herself too. Rue has been the symbol of. जो रू फ्लावर्स है, रू पूछा गया है किसका सिंबल होता है, किसका प्रतीक परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली ये किसको सिंबलाइज करता है, आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है. चारों विकल्प आपके सामने हैं. क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ दोस्तों बी जवाब देने वाले सबके सब सही माने जाएंगे. बिटरनेस, बिट्रेयल एंड अडल्ट्री को दिखाता है. मतलब जो हार्शनेस है एक तरह से, जो बिट्रेयल है, जो धोखा देने की प्रवृत्ति है, प्रोपेंसिटी टू चीट समबडी. ओके, एंड अडल्ट्री, अडल्ट्री मीन्स हैविंग इलिसिट फिजिकल रिलेशन, दैट इज अडल्ट्री. तो इसको दिखाता है जो रू फ्लावर्स होते हैं. तो ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर हैज़ द कैरेक्टर कैथनेस. ये बताना है कैथनेस का कैरेक्टर कहाँ आता है, किस ट्रेजेडी में आता है. हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ. क्वेश्चन नंबर 10, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली. यहाँ पर मैकबेथ इज़ द राइट आंसर. ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में कहीं गड़बड़ी है. जो स्ट्रेटजी है उसको साध लीजिए, सिलेबस इतना बड़ा नहीं है. कई बार स्ट्रेटजी हमारी सही नहीं होती तो हम शेक्सपियर पे ही 4 महीने रिसर्च करते रह जाते हैं, या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ही हम 6 महीने पढ़ते रह जाते हैं, या फिर हम कोई बुक जैसे एम.एच. अब्राहम टाइप बुक ही उठा के उसमें उलझे रह जाते हैं, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग में उलझे रह जाते हैं. तो ये सब चीज़ों से अगर बचना है आपको तो आप एक सही स्ट्रेटजी, एक सही अप्रोच अडॉप्ट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11. अ ब्रीफ मेमोरेबल स्टेटमेंट दैट कैप्चर्स अ ब्रॉड यूनिवर्सल ट्रूथ और आइडिया. एक ब्रीफ, टर्स, मेमोरेबल. ओके, द मेमोरेबल मीन्स आपको याद रहेगा, स्टेटमेंट है दैट कैप्चर्स ब्रॉड यूनिवर्सल ट्रूथ और आइडिया. क्या कहेंगे, अफोरिज्म कहेंगे, प्रोवर्ब, मिथ, रेपार्टी, क्या बोलेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो यहाँ एफोरिज्म इज़ द राइट आंसर. और ध्यान से एक बार गूगल कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ हो गूगल ज़रूर किया कीजिए. गेट इनटू द हैबिट ऑफ सर्चिंग द थिंग्स सो दैट यू कैन एनहांस योर नॉलेज एज वेल एज यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट. What does the term prosody signify? prosody से आपका क्या मतलब है. चारों विकल्पों को पढ़िए और जवाब दीजिए. The study of showing the relation between words, dictionary marking, sense drawn, the systematic study of metrical structure, versification. तो यहाँ पे जिन दोस्तों के जवाब डी आ रहे हैं, systematic study of the metrical structure, versification, they are all correct. The pause in the middle of a line or poetry or verse sometimes marked by punctuation. ये भी अगेन बहुत क्लीशे टाइप, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 13 में अनडाउटेडली यहाँ पे हम सीज़र की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा. द सिनक्विन, आल्सो नोन एज क्विंटेन और क्विंटेट, इज ए पोम और स्टैंजा कंपोज्ड ऑफ. कितनी लाइनें होती हैं सिनक्विन में पूछा गया है. और ये भी ध्यान में रखना है, सिनक्विन को क्विंटेन भी कहते हैं, क्विंटेट भी कहते हैं. कितनी लाइन्स होती हैं, 5 लाइन्स होती हैं. आज के बाद कभी नहीं भूलना है आपको. क्वेश्चन नंबर 14. Question number 15, alliteration can be defined as a special case of consonants where there are repeated consonant sounds at a stressed syllable, unstressed syllable, at the end of a sentence, none. alliteration क्या है, consonants का एक प्रकार है. पहली चीज़ ये ध्यान में रखिए, consonants is a broader term and alliteration is the part of consonants. okay? और इसमें बताना है कि alliteration में क्या होता है. stressed syllable तो क्या होता है alliteration में, where there are repeated consonant sounds at the stressed syllable, unstressed syllable, at the end of a sentence. क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो stressed syllable is the right answer. तो यहाँ पर क्या होता है, repeated consonant sounds होते हैं stressed syllable पर, ध्यान में रखना है आपको. ये देख लीजिए, थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लीजिए. अलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंस में फ़र्क क्या है, बेसिक थोड़ा सा फ़र्क है. मैंने पहले ही बताया कि कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट्स का सब पार्ट है। अलिटरेशन इज ए स्टाइलिस्टिक डिवाइस वेयर कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड एट अ स्ट्रेस पार्ट ऑफ अ वर्ड। ये ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेस पार्ट ऑफ अ वर्ड पर ही कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होगा, यूजुअली एट द बिगिनिंग, और ज़्यादातर बिगिनिंग में ही ये रेपिटेशन हो जाता है अलिटरेशन की बात अगर करें तो। आइए अब कॉन्सोनेंट्स की बात कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट्स ऑन द अदर हैंड इज सिमिलर टू अलिटरेशन। देखिए सिमिलर तो है अलिटरेशन से, इन दैट किस मामले में सिमिलर है, इट एम्प्लॉयज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। यहाँ भी कॉन्सोनेंट्स का रेपिटेशन होता है, कहने का मतलब दोनों में कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन होगा, लेकिन फ़र्क क्या है, एक में स्ट्रेस जहाँ पर सिलेबल होगा वहाँ पर रेपिटेशन होगा, और शुरू में एट द बिगिनिंग रेपिटेशन होगा। लेकिन कॉन्सोनेंट्स में क्या होगा, इन कॉन्सोनेंट्स द रेपिटेशन हैपन्स एट द एंड ऑफ क्लोजली कनेक्टेड फॉलोइंग आर एडजेसेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। ये थोड़ा सा फ़र्क है कॉन्सोनेंट्स में और अलिटरेशन में, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। Alliteration is a part of consonants while consonance is the main category which alliteration falls under। तो ये भी ध्यान में रखना है। कहने का मतलब alliteration में दो चीज़ें, एक तो स्ट्रेस सिलेबल पर रेपिटेशन होगा, बिगिनिंग में रेपिटेशन होगा, कॉन्सोनेंट में बिगिनिंग में नहीं होगा, लास्ट में कॉन्सोनेंट्स में रेपिटेशन होगा। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ alliteration देखते हैं। अ गुड मैन इज ग्रफ, अब देखिए बिगिनिंग में हो रहा है, अ गुड मैन इज ग्रफ, grumpy and cranky. The witch's wishes made the woman worried. Okay, the seashore shells she bought are on sale again। तो ये भी देख लीजिए, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। ये अलिट्रेशन के एग्जाम्पल हो गए। आइए कॉन्सोनेंट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट, अब देखिए यहाँ लास्ट अंत में हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट, ब्रश, स्वीप्स, फास्ट एंड बेस्ट। तो ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। द फेबल इज यूजुअली a tale about dash who are personified and behave as though they were humans। तो फेबल्स की बात की जा रही है यहाँ पर। इट इज़ अ टेल अबाउट, किसके बारे में है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें दोस्तों तो एनिमल्स के बारे में। फेबल में एनिमल कैरेक्टर होते हैं, और एनिमल कैरेक्टर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दैट इज़ द थिंग विच सेपरेट्स इट फ्रॉम पैरेबल। There is a not huge difference. There is a subtle difference between fable and parable. You have to be careful while differentiating, while distinguishing these two. तो animal characters होते हैं fable में, जबकि parable में ज़रूरी नहीं कि animal characters हों। ये देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, उसके बाद पूरी व्याख्या देखें। parable is a dash used to illustrate a moral or spiritual lesson। इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग कंपैरिजन। देखिए पैरेबल के अंत में, पैरेबल में एक मॉरल लेसन आपको मिलेगा, लेकिन अंत में स्टोरी ख़त्म होने पर आपको एक सीख दी जाएगी कि देखिए इस स्टोरी का क्या मॉरल है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 17 में जो पूछा गया है उसका अंतर क्या होगा, पैरेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी, फेबल, एनेक्डोट, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है। तो यहाँ पर ए जवाब देने वाले बिल्कुल सही है, शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें कहानी के अंत में एक आपको मॉरल दिया जाता है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा अंतर क्या है। द फेबल इज यूजुअली अ टेल अबाउट एनिमल्स हु आर पर्सोनिफाइड एंड बिहेव्स एज दो दे आर ह्यूमंस। एनिमल्स होते हैं बट पर्सोनिफिकेशन होता है, वो एनिमल्स ऐसे बिहेव करेंगे मानो ह्यूमंस हो। द डिवाइस ऑफ पर्सोनिफिकेशन इज आल्सो एक्सटेंडेड टू ट्रीज, विंड्स, स्ट्रीम्स, स्टोन्स एंड अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। कई बार जो हम मानवीकरण करते हैं, पर्सोनिफिकेशन करते हैं, वो कहाँ तक करते हैं, पौधों में भी कर देते हैं, हवा में भी कर देते हैं, झरनों में, पत्थर में, हर चीज़ में और ऑब्जेक्ट्स में। लाइक फेबल्स द पैरेबल, अब देखिए क्या अंतर है, थोड़ा सा ये देख लीजिए, सिमिलैरिटी क्या है, डिसिमिलैरिटी क्या है। लाइक फेबल्स द पैरेबल आल्सो टेल्स अ सिंपल स्टोरी। फेबल की तरह ही पैरेबल भी सिंपल स्टोरी कहता है, बट वेयर एज फेबल टेंड टू पर्सोनिफाई एनिमल कैरेक्टर। यहाँ पर देखिए, fables tend to personify animal characters, often giving the same impression as does an animated cartoon. The typical parables use human agents। अब देखिए जो typical parable होगा उसमें human agents का यूज़ होगा, typical जो fable होगा उसमें animal characters यूज होंगे। So from now onwards do not get confused when it comes to fable and parable, okay?
एग्जाम्पलम, लैटिन एग्जाम्पल, प्लूरल एग्जाम्पला। प्लूरल क्या होता है ध्यान में रखिएगा, आपके नाउन वाले चैप्टर से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पूछा जा सकता है। इज अ शॉर्ट नरेटिव यूज टू इलस्ट्रेट अ मॉरल। द टर्म अप्लाइज प्राइमरली टू द स्टोरीज यूज्ड इन मीडिवल सर्मन्स, मॉडर्न सर्मन्स, एंशिएंट सर्मन्स, क्रिश्चियन फोक। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मीडिवल सर्मन्स में ये एग्जाम्पलम का यूज होता था। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पलम होता क्या है। अनलाइक द परेबल, देखिए परेबल के विपरीत, द एग्जाम्पलम वॉज यूजुअली प्रिज्यूम टू बी ट्रू, ये सत्य घटना मानी जाती है। एंड द मॉरल प्लेस्ड एट द बिगिनिंग रादर देन एट द एंड। एग्जाम्पलम और परेबल में क्या फ़र्क है? एग्जाम्पलम में जो मॉरल बताया जाएगा शुरू में ही बता दिया जाएगा, परेबल में मॉरल अंत में बताया जाएगा, कहानी के अंत में। मतलब जो सीख दी जाती है, जो शिक्षा दी जाती है, वो एग्जाम्पलम में शुरू में ही दी जाएगी, जबकि परेबल में लास्ट में दी जाएगी। ये थोड़ा सा फ़र्क है, ओके। और इसको ये मान के चला जाता है कि जो एग्जाम्पलम है ये सच घटना है, ओके। ये डिफरेंस है थोड़े थोड़े फेबल, परेबल और एग्जाम्पलम में। आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं। एलटी में पूछा जा सकता है और टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, एंड डैश इज ए वर्क दैट कन्वेज अ हिडन मीनिंग, यूजुअली मॉरल, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल, थ्रू द यूज ऑफ सिम्बॉलिक कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? आई हैव टॉट यू इन वेरी डिटेल, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब तुरंत दीजिए आप। यहाँ पर एलगरी की हम बात कर रहे हैं, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वाउल साउंड्स विद इन वर्ड्स। ध्यान रखिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वाउल साउंड्स विद इन वर्ड्स and phrases commonly used for a lyrical effect in poetry and other literary forms। कौन सी डिवाइस की हम कॉन्सोनेंस की बात कर रहे हैं, अलिटरेशन की बात कर रहे हैं, एजोनेंस की, एग्जाम्पलम की किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहाँ पर एजोनेंस की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एजोनेंस इज अ रेपिटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर वाउल साउंड्स विद इन वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस, ओके। ध्यान में रखिएगा। She seems to beam rays of sunshine with her eyes of green। तो यहाँ पर विद इन वर्ड ही जो रेपिटेशन होता है वाउल साउंड्स का वो दिखाया जाता है एजोनेंस में। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे, इनको आप ठीक से तैयार कर लीजिएगा। आई होप आप हमारी बताई गई स्ट्रैटेजी के हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आप मेरे हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया है, जो अप्रोच मैंने बताया है, कोई डाउट नहीं है, जब भी वैकेंसी आएगी, जब भी फॉर्म, जैसे एलटी की वैकेंसी आने वाली है और टीजीटी की भी डेट्स जल्द आएंगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेहनत करें और सफलता जल्द मिलेगी। ओके, बाय बाय।